तो देखो कल हमने जो बताया था वो बताया था कि नेस्ट इक्वेशन का फर्स्ट केस था व्हेन द सेल इज एट इक्विलिब्रियम। तो उस केस में क्या हो गया था कि जो आपका सेल पोटेंशियल था वो तो हमने 0 कर दिया था और जो Q था वो अब K बन गया था। K क्या था? थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इससे नेक्स्ट इक्वेशन निकल के आई थी और वो नेक्स्ट इक्वेशन थी आपके पास E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू प्लस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 K। यहाँ पे थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। ये तो आया था जब आपकी फर्स्ट केस था व्हेन सेल इज एट इक्विलिब्रियम, व्हेन सेल इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब सेकंड केस आज हम बताएंगे। केस सेकंड क्या है, ध्यान से समझना। केस सेकंड है कि इफ सेल इज कंसंट्रेशन सेल, इफ द सेल इज concentration cell, if the cell is concentration cell, कि अगर आपकी सेल कंसंट्रेशन सेल है तो नेक्स्ट इक्वेशन किस तरह की दिखने लगेगी। ठीक है, ये बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझो कि कंसंट्रेशन सेल कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन सेल की डेफिनेशन लिखाएंगे, ठीक है, तब इस केस को आगे बढ़ाएंगे। तो कंसंट्रेशन सेल की डेफिनेशन है, कंसंट्रेशन सेल क्या होती है ये समझो। जब हमने गैल्वेनिक सेल बनाई थी, मींस गैल्वेनिक का एग्जांपल लिया था डैनियल सेल, तो उसमें क्या किया था हमने 2 प्लेट ली थी, एक तो जिंक की ली थी और एक कॉपर की ली थी, मींस अलग अलग मटेरियल की 2 हमने प्लेट ली थी। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल की एक खासियत होती है कि जो हम 2 प्लेट्स लेते हैं वो दोनों एक ही मटेरियल की होती हैं। ठीक है, जैसे वहां पे हमने लिया था जिंक और कॉपर और सॉल्यूशन लिया था जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस और कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, और दोनों सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग थी और जिंक और दोनों मटेरियल रॉड के अलग अलग थे। कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है कि जो रॉड्स होती हैं वो दोनों सेम होती हैं, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बस डिफरेंट होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफरेंट है बट रॉड्स आर सेम, तो इस टाइप की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। तो इसकी यही डेफिनेशन है कि इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल आर ऑफ सेम, इफ ऑक्सीडेशन and reduction half cell are of same material, but there is concentration difference, but लेकिन क्या होना चाहिए, what there is concentration difference means जिस सॉल्यूशन में वो डिप की हुई है उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए। कि मतलब एक डब्बे में अगर हम 0.5 m ले रहे हैं, दूसरे डब्बे में 2 m ले रहे हैं और रॉड्स सेम है, जैसे दोनों में हम जिंक की ही रॉड ले लें, तो इस तरह की जो सेल दिख रही है ये कॉन्सेंट्रेशन सेल होती है। उसमें क्या था, एक जिंक एक कॉपर और ये दोनों अलग अलग थे। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें ये था Zn2 पॉजिटिव कॉपर 2 पॉजिटिव का था सॉल्यूशन। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या है कि मटेरियल दोनों रॉड्स का सेम है और सॉल्यूशन भी दोनों रॉड्स का Zn2 पॉजिटिव ही होगा, बट अंतर बस कॉन्सेंट्रेशन में होगा। तो जब कॉन्सेंट्रेशन में अंतर होगा तो इस हाफ सेल का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जिसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल पोटेंशियल। इसका अपना एक होगा, इसे बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल पोटेंशियल। दोनों पोटेंशियल्स के बीच में एक डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस की वजह से ये सेल करंट प्रोड्यूस करेगी। तो समझ रहे हैं, तो वही है कि इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल्स आर ऑफ सेम मटेरियल बट देयर इज कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इन द टू कंपार्टमेंट, दोनों कंपार्टमेंट जो हैं उनमें कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होना चाहिए। तो दैट सेल ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस सेल विल प्रोड्यूस EMF, सेल विल प्रोड्यूस EMF मतलब सेल पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड, या दिस सेल इज कॉल्ड, ऐसी सेल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं, केवल ये समझ में आया, नोट करो कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन सेल मान रहे हैं तो एक कंडीशन आएगी, सबसे फर्स्ट पहली कंडीशन ये आएगी कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो E नॉट ऑफ सेल होता है वो हमेशा 0 वोल्ट होगा। ये पहली कंडीशन है जब हम कॉन्सेंट्रेशन सेल को नेक्स्ट इक्वेशन पे लगा रहे हैं। तो E नॉट ऑफ सेल 0 होता है। ये कैसे 0 होता है ये समझो अब इस चीज़ को।
इक्विलिब्रियम वाला जब केस था तो उसमें हमने ई ऑफ सेल जीरो लिया था। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, पोटेंशियल सेल का जीरो हो जाता, मतलब कोई करंट नहीं होता, और क्यू बराबर के हो गया था। अब यहाँ पे क्या होगा, पहली कंडीशन यहाँ पे ये है कि ई नॉट ऑफ सेल जीरो होगा, यहाँ पे उसमें ई ऑफ सेल जीरो हुआ था, यहाँ ई नॉट ऑफ सेल जीरो होगा। कैसे होगा ये चीज समझो। ई नॉट ऑफ सेल क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकला हुआ ये है पोटेंशियल, मींस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी यहाँ पे 1 मोलार, ठीक है। तो यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल हम बनाएं कि मतलब यहाँ हमने सॉल्यूशन लिया है 1 मोलार का। अब भाई जब कॉन्सेंट्रेशन सेल है और स्टैंडर्ड वाली है तो 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन तो होगी, ये बात क्लियर है। और दोनों रॉड्स की जो मटेरियल है वो सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो सेम है, जैसे जिंक मान रहे, Zn2 पॉजिटिव का सॉल्यूशन होगा। तो अब देखो तुम, अब इसमें ऐसी कोई चीज बची ही नहीं जो डिफरेंट हो, हर चीज सेम है। जब हमने कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाई स्टैंडर्ड कंडीशन पर, ठीक है, तो एक इस तरह की सेल बनी कि उसमें कोई चीज डिफरेंट नहीं दिख रही, रॉड भी सेम है, सॉल्यूशन भी सेम, कॉन्सेंट्रेशन भी सेल। तो इस तरह की जब सेल बनाओगे तो वो कभी पोटेंशियल नहीं देगी, समझ रहे। मीन्स अगर तुम एक हाफ सेल लो, उसमें जिंक का सॉल्यूशन लो 1 मोलर सॉल्यूशन और जिंक की रॉड डाल दो, दूसरा हाफ सेल लो, जिंक की रॉड डालो, जिंक सॉल्यूशन में 1 मोलर, और इन्हें कनेक्ट करो, तो वहाँ कभी उस सेल में पोटेंशियल नहीं डेवलप होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी है ही नहीं चीज़ डिफरेंट कि पोटेंशियल डेवलप हो। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन हमेशा ई नॉट ऑफ सेल कितना होता, 0 होता है। ये बात अब क्लियर हुई यहाँ से। तो ये कंडीशन अब हम लगाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। तो अगर हम ये कंडीशन नेक्स्ट इक्वेशन में लगाएं तो पता क्या होगा, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, देखो नेक्स्ट इक्वेशन फिर हमारी हो जाएगी कि पहले हमारी नेक्स्ट इक्वेशन ये थी, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोड ऑफ सेल माइनस 0.059 1/n log Q, ये थी। अब अगर ये कंडीशन लगाएं हम तो क्या हो जाएगा, ई ऑफ सेल बराबर 0.0591 1/n log Q, ये हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, हाँ माइनस आगे आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का अगर हमें ईएमएफ निकालना है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कॉन्सेंट्रेशन सेल है और उस कॉन्सेंट्रेशन सेल का अगर हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो हमें सीधा बस ये फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के लिए ये वाला से हम ईएमएफ निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर सेल है तो इससे हम ईएमएफ निकालेंगे, ये समझ रहे चीज। और अगर नॉर्मल हमारी सेल है तो नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। 3 फॉर्मूले हो गए और ये तीनों फॉर्मूले नेक्स्ट इक्वेशन से ही निकले हैं। अब एग्जाम्पल हम करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का। तो ये एक सेल दी गई है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलार और इधर है 0.1 मोलार और ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है। अब सबसे पहली बात तो ये देखो कि कॉन्सेंट्रेशन सेल्स की पहचान क्या होती है, बहुत सिंपल सी होती है। हमने बताया कि मटेरियल होता है सेम, तो देख के पता लग जाएगी हर चीज़ जिंक ही है, हर चीज़ जिंक दिख रही तुम्हें। तो ये कैसी सेल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल। अगर यहाँ पे कॉपर लिखा होता गैल्वेनिक सेल होती, समझ गए आप चीज़। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का बस डिफरेंस है, मटेरियल सेम है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, पहचान ये होती कॉन्सेंट्रेशन सेल की। इसमें क्वेश्चन तुम्हें ये दिया गया कि कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखा है ये हमने कल भी तुम्हें बताया था, बिकॉज जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही कॉन्ट्रैक्ट की गई थी। तो 25 डिग्री सेल्सियस तुम्हें हमेशा लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। हमने वैल्यू रखी थी टेम्परेचर की 298 केल्विन, उसी से निकला था 0.0591/n, इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस लिखा। तो सीधा सा फॉर्मूला है, तुम्हें बस क्या करना है कि अभी हमने बताया कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के केस में, अब इसमें ये तो बोला नहीं कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो अब तुम ये देख के पहचानोगे कि सेल हमारी कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो इसलिए अब हम जो सेकंड केस था डायरेक्ट वही फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या था कि ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591/n log base 10 and Q। तो अगर तुम्हें अब 2 चीज़ें पता हो, n और Q, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब मेरा काम होगा दोनों चीज़ों पहले कैलकुलेट करना। तो पहले हम n निकालेंगे फिर Q निकालेंगे। समझना इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। अगर हमें ये 2 चीज़ मिल जाए n और Q तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि पूरी सेल की एग्जैक्ट जो रिएक्शन है वो लिख रहे हैं। तो ये पार्ट हम बोलते हैं एनोड और साल्ट ब्रिज के इधर वाला कैथोड, ये तो पता होगा। तो सबसे पहले एट एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया।
अब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो क्या हो रहा है कि Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Zn में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ रहे हैं ताकि हमें रेडॉक्स मिल जाए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, ये तुम्हारी एनोड की रिएक्शन है, ये कैथोड की रिएक्शन है, तो इस चीज़ को देखते हुए तुम ये कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे n = क्या है, 2 होगा, ये बात क्लियर है। तो n की वैल्यू यहाँ 2 है, तो यहाँ से हमने एक चीज़ निकाल ली, n की वैल्यू 2। अब मेरा काम रह गया q का, तो q हम कैसे निकालते थे, q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, q के लिए ये होता है, इस केस में q कैसे निकालेंगे, इस केस में q के लिए फॉर्मूला होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, ये इसका फॉर्मूला होता है क्यू निकालने का कंसंट्रेशन सेल्स में। क्योंकि अगर तुम यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन निकालोगे तो देखो सब कट जाएगा, ये रिएक्शन बन जाएगी जिंक टू जिंक, ऐसी कोई रिएक्शन है ही नहीं, तो यहाँ कोई ये रेडॉक्स रिएक्शन बचेगी ही नहीं। तो इसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा कि क्यू बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड होता है बस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड तुम्हें कहाँ मिल रही, ये तुम्हारा एनोड का पोर्शन है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कौन सी है, एनोड की, और ये है कैथोड, तो ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, कैथोड की। तो क्यू यहाँ से निकाल लोगे 0.01 अपॉन 0.1, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻1, क्यू आ गया। तो क्यू भी निकाल लिया, एन भी निकाल लिया, ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा ई ऑफ सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10, क्यू की वैल्यू है 10⁻⁻1, ये -1 आगे आएगा तो ये सब कुछ प्लस में हो जाएगा, और लॉग 10 होता है 1, तो 0.0591 अपॉन 2, ये आंसर आ जाएगा ई ऑफ सेल। इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है, सही बताना बिल्कुल। तुमने कुछ नहीं किया है, कॉन्सेंट्रेशन सेल सबसे पहले पहचाननी है, जैसे ही पहचान लोगे तो उसका फॉर्मूला भी लिख लोगे। अब इस फॉर्मूले में तुम्हें ये पूछा गया है, इसे निकालने के लिए तुम्हें 2 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो अब हमारा काम है इन एन और क्यू की वैल्यू निकालना। यहाँ से हमने देख के रिएक्शन तुम्हें लिखनी पड़ेगी, अगर तुम्हें एन चाहिए। बाई चांस यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, तो 2 का मल्टीप्लाई करते, 3 का करते तो 6 इलेक्ट्रॉन होती। इलेक्ट्रॉन तुम्हें दोनों बराबर रखने हैं रिएक्शंस में, तो इसीलिए तुम्हें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकलेगी, और बस क्यू इसमें बहुत सरल होता, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, तो वही तुम्हें सीधा दिया जाएगा, क्यू निकाल लिया, दोनों वैल्यूज वहाँ पुट करके आंसर आ गया। कोई डाउट है इसमें, नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि जिंक 2Zn2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m, और Zn2 पॉजिटिव टू जिंक, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 m। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। तो सबसे पहले तुम्हें पहचानना था कि ये किस टाइप की सेल है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल है, दिख रही है। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप कि सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास सेल पोटेंशियल निकालने का कि ई ऑफ सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। पता एक चीज़ अब हम कर सकते हैं, ये बार बार क्यू ना लिख के हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्यू की जगह क्या कर सकते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड है, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि Zn2 पॉजिटिव एनोड मीन्स concentration of Zn2 positive at anode side upon concentration of Zn2 positive at cathode side। क्योंकि जगह डायरेक्ट हम ये लिख दें तब भी तो ठीक है। अगर ये ना लिखना चाहो तो इसे हम जनरली C1 कहते हैं, इसे C2 कहते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी जगह C1 अपॉन C2 भी लिख सकते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम लिख लो। वैसे ये ज़्यादा ठीक रहता कि एनोड अपॉन कैथोड। और यहाँ से आप सीधा n की वैल्यू इसके लिए 2 होगी, लेकिन तब भी तुम्हें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हो गई एनोड साइड की, और कैथोड साइड की रिएक्शन हो जाएगी कि Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Zn में कन्वर्ट हो रहा, तो इसके लिए भी n की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि n आपके पास हो गया 2 और ये सब कुछ दिया गया, इसकी है 0.1 और इसकी वैल्यू है 0.01। तो इसका आंसर क्या आ रहा है ये बताओ, -0.0591 अपॉन 2। देखो अब क्या है 0.0591 अच्छा 0.059, ठीक है। तो देखना यहाँ पे जो ये पोटेंशियल आ रहा है इस सेल का, अगर तुम्हें इससे पहले जो न्यूमेरिकल कराया था उसका अगर याद हो तो उसका पोटेंशियल आया था प्लस का 0.0591 अपॉन 2, मीन्स इसका पोटेंशियल आया था प्लस का, यानी कि वो जो कंसंट्रेशन सेल लिखी थी जब पोटेंशियल पॉजिटिव होता है
तो ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते थे, स्पॉन्टेनियस सेल। ठीक है, तो मतलब ये जो आई थी इसमें क्या था, स्पॉन्टेनियस थी, मीन्स ये कॉन्सेंट्रेशन सेल काम करेगी, मतलब जो हमने डायरेक्शन लिखा था उस सेल का वो वही डायरेक्शन करेक्ट था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पोटेंशियल आ रहा है आपका निगेटिव में आ रहा, तो निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस हुई, हुआ कि नहीं हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस हुई ये सेल। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुई, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हुआ कि सेल रिएक्शन ये जो इस डायरेक्शन में लिखी है, ये जो इस तरह से लिखी है ये गलत लिखी है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ निगेटिव आने का मतलब ये है कि हमें पोटेंशियल तो मिल रहा है, पोटेंशियल हमें मिलेगा, मीन्स ये सेल जो है करंट हमें देगी, लेकिन जो इनका डायरेक्शन यहाँ दिख रहा है कि इस तरह से करंट देगी वो नहीं देगी, ये जस्ट अपोजिट होगा इसका। कि मतलब इसका अगर हम करेक्ट नोटेशन लिखें तो एक्चुअली में ये सेल वही होगी कि Zn+2 कन्वर्ट हो रहा है Zn में, फिर डबल Zn+2 टू Zn, और कॉन्सेंट्रेशन ये वाली आएगी यहाँ 0.01 और ये 0.1। तो एक्चुअली में अब इसका हम निकालेंगे तो इसका पॉजिटिव आया था, तो हाँ, तो ये नेगेटिव आने का मतलब बस ये है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में नहीं होगी। तो जब इस डायरेक्शन में नहीं होगी तो डेफिनेटली इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, होनी है रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो कि पत्थर यहाँ था, पत्थर यहाँ था, ये पत्थर अपने आप नीचे आ रहा है, मीन्स स्पॉन्टेनियस है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये है कि ये अपने आप नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे तो आ सकता है। तो वही चीज़ यहाँ है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इस डायरेक्शन में नहीं होगी, लेकिन उल्टी तो हो सकेगी। जैसे ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऊपर नहीं जाएगा लेकिन नीचे तो आएगा, कंपेयर करो इसे। तो ये यहाँ पे इस चीज़ से है कि ये रिएक्शन, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस कंसंट्रेशन सेल। तो तुम इससे पता क्या करोगे, पहले पोटेंशियल निकालोगे, अगर नेगेटिव आ गया तो तुम तुरंत उसे घुमा के लिख दोगे करेक्ट करके, और अगर पॉजिटिव आया तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर विच यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन, तो फिर तुम्हारा आंसर वहीं हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए हमने ये बात बताई, नोट करो। तो याद करो हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, गैल्वेनिक और कौन सा था दूसरा, इलेक्ट्रोलिटिक। तो अभी ये गैल्वेनिक का पोर्शन चल रहा है केवल, ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम किस में आएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक पोर्शन पे। तो 2 ही पोर्शन है। तो गैल्वेनिक लगभग 80% कंप्लीट हो गया, 20% और बचा, वो 1-2 दिन में हो जाएगा। तो गैल्वेनिक पोर्शन का ही अब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है। रेफरेंस का मतलब होता है कि एक हम रेफरेंस मान रहे हैं, जैसे हमें कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है, जैसे हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस मान लेते हैं कि यहाँ तक की हाइट है 5 फुट, ये रेफरेंस हमने मान लिया। अब यहाँ पे सबको हम खड़ा करके नापेंगे तो एक दूसरे की हाइट निकल आएगी। तो ऐसे ही रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसकी सहायता से हम जो अदर इलेक्ट्रोड्स हैं, मींस जैसे Zn2 पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड था, एक कॉपर वाला अलग था, तो ये जो अदर इलेक्ट्रोड हैं इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की सहायता से करते हैं। जैसे Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ये एक इलेक्ट्रोड है, इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0.76 वोल्ट। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये कैलकुलेट हुआ है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से। ये चीज़ समझे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है। तो अब हम यही बताएंगे कि दीज आर यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। तो इसकी डेफिनेशन में ये हो जाएगा कि दीज आर यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स, ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। तो ये तो हो गई आपके पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स की डेफिनेशन। अब यहाँ आपके चैप्टर में केवल 2 टाइप की हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और वो दोनों आपको पढ़नी है। तो उनमें फर्स्ट है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जो दूसरी है वो है कैलुमल इलेक्ट्रोड, कैलुमल इलेक्ट्रोड। तो 2 टाइप की हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलुमल इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टार्ट कर रहे हैं। कोई डाउट है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखो क्या होता है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है कि एक हमने कंपार्टमेंट लिया और उसमें एसिडिक सॉल्यूशन H पॉजिटिव एक्वस का भर दिया, फिल कर दिया, ठीक है, एक्वस सही है। और क्या किया कि एक हमने इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब ले ली, एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब ले ली,
ये ग्लास कांच की एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है और इस सॉल्यूशन में उल्टी डुबा के रख दी। ये हमने इतना कर दिया और क्या किया कि इसमें एक प्लेटिनम वायर लटका दिया। ये जो वायर है ये क्या है, प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम जो मेटल होता है उसका ये वायर इसमें हमने लटका दिया और क्या किया कि यहाँ पे एक हमने छेद कर दिया और इस छेद से H2 गैस हम पास कराएंगे। ये H2 गैस यहाँ जाएगी, इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगी और हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा। उसी की सहायता से हम अदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। प्लेटिनम वायर का यहाँ क्या काम है? प्लेटिनम वायर का यहाँ कोई काम नहीं है। प्लेटिनम वायर यहाँ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इस चीज़ को समझना। प्लेटिनम वायर यहाँ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ये केवल इलेक्ट्रॉन को लाने ले जाने का काम करेगा, कि मीन्स इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू ट्रांसफ़र होंगे। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटिनम वायर यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें इनर्ट बोलते हैं, और जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें एक्टिव बोलते हैं। एक्टिव मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे वो इनर्ट है। तो ये नहीं कर रहा है रिएक्शन में पार्टिसिपेट, ये केवल इलेक्ट्रॉन लाने ले जाने का काम कर रहा है। तो ये कैसा कहलाएगा? इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये तो डायग्राम था। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं हम, क्या है इसके बारे में लिखेंगे। ये चीज़ यही चीज़ हम लिख के दिखा रहे हैं जो समझाया है। पहले ये डायग्राम बनाओ। तो क्या है कि ये चीज़ इतना समझे सिस्टम। अब देखो इस बात को हम ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और दूसरे होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। और सब जानते हो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड वो होते हैं विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अभी बोला, सुनते ही नहीं हो। विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। और इनर्ट इलेक्ट्रोड हाँ ठीक है, विच विल नॉट पार्टिसिपेट। लेकिन इनका काम होता क्या है सर? वो तो नहीं है कि हाँ ट्रांसफर हाँ, ले जाना और ले ओनली चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, ओनली चार्ज कैरियर। कोई दिक्कत है? तो दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। समझ गए? अब क्या है कि इसके आगे अब हम बता रहे हैं, ये चीज़ें मिटा रहे हैं इधर वाली। इसके आगे अब हम ये बता रहे हैं तुम्हें कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये होती है और इस तरह से इसकी रिएक्शन होने लगती है और हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हाँ अब इस क्या करें, इसे वो नोट करो फिर हम बताएंगे। SHE। अब ये देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ये जो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली है ये नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी, मींस इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी तो वो C थी। हमें नहीं मालूम क्या थी, C हमने मान ली जनरल। ठीक है, C कॉन्सेंट्रेशन थी। प्रेशर जो था वो कुछ भी हो सकता है ATM, और टेम्परेचर कुछ भी केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह की जो सेल्स होती हैं वो नॉर्मल कंडीशन पे होती। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाएं तो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना दें तो वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कही जाएगी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। और स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी होती? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ए प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स जो हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं इसका प्रेशर होना चाहिए 1 ATM, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, और कॉन्सेंट्रेशन किसकी? ये देखो H पॉजिटिव हम ले रहे हैं एक्वस। इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम 1 मोल कर दें, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कर दें, तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनेगी उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बात समझी? और देखो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनी आपकी, इससे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू होती है 0 वोल्ट। मतलब ये कैलकुलेट किया गया था कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे उन्होंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाई, उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वो किया, मेजर किया, तो वो पोटेंशियल निकला 0 वोल्ट। और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया वो भी निकला 0 वोल्ट। तो मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होती है उसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। ये बात अब तुम्हें हमेशा याद रखनी है, और इसी 0 को अब हम रेफरेंस मान के अदर इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल निकालना सिखाएंगे कल। आज बस यहीं पे इतना था। ठीक है।